Hello friends, my name is Pranshu Mahajan and a very warm welcome to all of you to this session by the GATE Academy. तो आप लोगों ने टाइटल तो देखा ही होगा. So basically we are going to discuss about the general science paper in RRB JEE exam. RRB JEE में जो जनरल साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं. मगर सबसे पहले आई होप कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जितने भी आरआरबी जेईई एस्पिरेंट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं. क्योंकि क्या कहते हैं, टाइम तो ऑब्वियसली कम है. अभी 1-2 महीने में आपका पहले फेज का एग्जाम है ना. और मेहनत भी काफ़ी सारी है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है. मगर इसके जो फ्रूट्स हैं एक्चुअल में वो फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं. क्या है फ्रूट्स? सबसे पहले तो आपको आरआरबी जेईई की नौकरी मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है. इसमें अब तो पैसा भी अच्छा है जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है. दूसरी बात, आरआरबी जेईई एज एन एम्प्लॉय ऑफ रेलवेज, आपके पास इंडियन रेलवेज, आपके पास सीखने को बहुत कुछ है, आपके पास ग्रो करने के लिए बहुत कुछ है. जब आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप ट्रेनिंग के में जाएंगे तो वहाँ जनरली क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग भी डिफरेंट डिसाइडेड होती है. जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे सिविल का थोड़ा सा आइडिया है वहाँ पे. तो सिविल के केस में क्या होता है कि पहले एक जगह, जैसे उनका एक सेंटर है जिसको वो चंदोसी कहते हैं, चंदोसी में उनका सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है. तो वहाँ पे थोड़ी ट्रेनिंग होती है कुछ महीने. उसके बाद उनको पूरे इंडिया की जोन्स में लेके जाया जाता है और वहाँ पे किस तरह का मिट्टी है, उस पे किस तरीके से आपके रेलवे ट्रैक्स की फाउंडेशन बनेगी और वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी अचीव की जा सकती है, सॉइल की डिफॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं. ठीक है. और ट्रेनिंग के बाद आप जो जोन सिलेक्ट की है उसमें आपकी पोस्टिंग होगी और वहाँ पे आप देखेंगे कि तरह तरह की मशीन्स हैं. ठीक है. और मशीन्स मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कोई एसी या रेफ्रिजरेटर, मतलब वो मशीन जो है करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीन्स हैं और जो तरह तरह की टास्क परफॉर्म करती हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं. और आपको वो मशीन्स देखने को मिलेंगी. आप बड़े-बड़े लोगों से मिलेंगे जिनकी टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है. वो आपका जो वर्क फ़ोर्स है वो भी काफ़ी बड़ा होगा. तो उस वर्क फ़ोर्स को सँभालने के लिए आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स की ग्रोथ होगी वो आप खुद ही समझ सकते हैं. और दूसरी बात, फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं. अच्छा घर मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस मिलेंगे, आपको अपने सेक्शन में मूव करने के लिए गाड़ी भी मिलती है. ओके. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. घर वालों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं. तो बहुत ही अच्छी जॉब है. और क्योंकि आपकी टेक्निकल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है तो शायद यही रीज़न है कि रेलवे के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है, अच्छा खासा ऐसा नहीं कि 20-25 साल, उनको जब 5-10 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाता है तो जो बाहर की कंपनीज़ हैं स्पेशली दुबई या फिर क्या कहते हैं अपना कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ओके, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो वहाँ पे जो कंपनी सेटल्ड हैं ऑयल वगैरह में, वो लोग रेलवेज़ के लोगों को काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफ़र करते हैं. क्या रीज़न है? क्योंकि रेलवे के लोगों के मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही तगड़े होते हैं. सो एक काम करते हैं, ज़्यादा बातें करने की बजाय आज के एजेंडा पे आते हैं. तो आज का एजेंडा सिंपली ये है कि जो हमारे आरआरबी जेईई का फेज़ 1 एग्ज़ाम है, उस फेज़ 1 एग्ज़ाम में जो सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में 4 पार्ट्स हैं. ठीक है. सबसे पहला है मैथ्स, उसके बाद है आपका ये रीज़निंग, फिर है आपके पास जनरल अवेयरनेस और 4th वन है जनरल साइंस. तो हमारा एम है कि ये जो 4th पोर्शन है जनरल साइंस, इसमें क्या-क्या पोर्शंस पूछे जाएँगे, किस-किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई मीन सिलेबस क्या है और उस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी चाहिए. सो मेरे ख्याल से हम शुरू करते हैं. तो आई होप आप लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट तो पढ़ा ही होगा और एडवर्टाइज़मेंट में हम देखते हैं कि इस बार आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम जो है वो 2 फेजेस में होगा. सो अप्रैल और मई के महीने में आपके पास सीबीटी 1 आएगा. ठीक है. फेज़ 1 आएगा. सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो बेसिकली ये ऑनलाइन रहेगा और ये सारी ब्रांचेस के लिए नियरली कॉमन रहेगा. तो ये वाला जो पेपर है, इस पेपर में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे. हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा एंड दीज़ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट इन ओनली 90 मिनट्स. आप समझ रहे हैं? 100 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स, 1 एंड हाफ आवर. ये तो गेट में भी 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 आवर्स में. तो यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 90 मिनट्स. दिस मीन्स कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादातर स्पीड वाले क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे. तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखने-जिखने की ज़रूरत नहीं है. ज़्यादातर क्वेश्चंस डायरेक्ट होंगे. आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर टिक किया, क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर टिक किया. ठीक है? अब होगा क्या, जो बच्चे पहले टेस्ट को क्वालीफाई कर जाएँगे, यानी कि पहले टेस्ट में क्वालीफाइंग मार्क्स ले आएँगे,
उन्हीं बच्चों को सेकंड फेज में अलाउ किया जाएगा। अब सेकंड फेज कौन सा है? तो सेकंड फेज में आप लोगों की टेक्निकल एबिलिटीज चेक की जाएंगी। जो बच्चे मैकेनिकल के हैं उनसे मेनली मैकेनिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो बच्चे सिविल के हैं उनसे सिविल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनका क्या कहते हैं सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा, फिर फाइनली उनकी ही मेडिकल वेरिफिकेशन वगैरह होगी और उन्हीं को जो है फाइनल जॉब मिलेगी। तो इस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। अब जब हम सीबीटी 1 की बात करते हैं तो सीबीटी 1 में यानी कि इन 100 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स में टोटल 4 पोर्शन है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है आपका मैथ्स का, और मैथ्स में मैं प्लीज नोट कीजिए, मैं सीबीटी 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। तो जो मैथ्स का जो पोर्शन है उसमें टोटल 30 मार्क्स हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, ठीक है। तो ये तो काफी बड़ा परसेंटेज हुआ, इसका मतलब आपको मैथ्स की जरूर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत ज्यादा टिपिकल है, मगर बात यह है कि क्योंकि टाइम बहुत कम है तो आपको ना मैथ्स में शॉर्टकट मेथड जरूर सीखने चाहिए। बिना शॉर्टकट्स के यहाँ काम नहीं होगा, ठीक है। तो शॉर्टकट्स क्या होते हैं? कंसेप्ट्स ही होते हैं जो आपको बार बार रिवीजन से समझ आते हैं, ठीक है। फिर जब हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं तो सेकंड पोर्शन जो है वो है रीजनिंग का, ओके। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग आपके 25 मार्क्स कवर करेंगे। तो रीजनिंग भी काफी अच्छा परसेंटेज कवर कर रहा है, ठीक है। जो थर्ड पोर्शन है वो एक्चुअल में काफी ब्रॉड है, इसमें करंट अफेयर्स आता है, पॉलिटिक्स आता है, इंडियन ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, आई मीन काफी सारी चीजें कवर की जाती हैं। मगर बेस्ट पार्ट ये है कि इस थर्ड पोर्शन को, जिसको आप जनरल अवेयरनेस कहते हैं, इसके मार्क्स सिर्फ 15 है, ठीक है। तो क्योंकि मैं सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ, सो हमारा अंदाजा है कि सीबीटी 1 की जो क्वालिफाइंग वो है क्या कहते हैं कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। इनफैक्ट आरआरबी की एडवर्टीजमेंट में लिखा भी हुआ है कि अगर आपको सीबीटी 2 में क्वालिफाई करना है तो सीबीटी 1 में मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए फॉर एन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। उसी तरह 30% फॉर ओबीसी, 30% फॉर एससी एंड 25% फॉर एसटी कैटेगरी। तो मेरे ख्याल से यही आपकी परसेंटेजेस रहेंगी और अगर कट ऑफ उन्होंने बनाई भी तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा? जनरल साइंस। जनरल साइंस, तो ये जो साइंस वाला पोर्शन है इसके बचे 30 मार्क्स। चेक कीजिए, 30 प्लस 25 प्लस 15 यानी कि आपका 70 मार्क्स। तो बचे 30 मार्क्स, वो आएंगे आपके मैथ साइंस में। अब बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि भैया साइंस, साइंस का मतलब क्या है? तो अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे ध्यान से तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि सीबीएसई में 10th क्लास तक जो सिलेबस फॉलो किया जाता है वो इस जनरल साइंस में आएगा, अप टू 10th क्लास। यानी कि हम स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे, तो ये वही वाला सिलेबस है, मगर वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड भी मेंशन किया हुआ है। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो मेरे ख्याल से सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपकी 9वीं 10वीं क्लास की किताबों से पूछे जाएंगे, यानी कि एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा यही है कि जनरल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इस सिलेबस की, इस पर्टिकुलर सिलेबस की क्या विड्थ है और क्या डेप्थ है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए और वो कितने डीपली पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में तो ये लिखा हुआ है दैट जनरल साइंस will be taken up to 10th class from CBSE बोर्ड, है ना। सो अप टू 10th क्लास में तो 7th क्लास भी आ गया, 8th क्लास भी आ गया, 9th क्लास भी आ गया, 10th क्लास भी आ गया। मगर अगर आप ध्यान से सिलेबस देखेंगे ना तो वो जो 7th और 8th में पोर्शन कवर किया गया है वो 9th और 10th में रिवाइज भी किया गया है, और मोस्ट ऑफ द सिलेबस विल कम फ्रॉम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम 9th एंड 10th क्लास ओनली, ओके। सो इन जनरल साइंस जब आप 11th 12th में चले जाते हैं तो साइंस को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। बट अप टू 10th क्लास इट रिमेन्स ओनली एज साइंस। तो एक ही किताब में तीनों चीजें जो हैं कवर अप होती हैं। अब जो बच्चे अकेडमीज में कोचिंग कर रहे हैं उनको तो सिलेबस की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अकेडमीज ने जो कोर्स स्ट्रक्चर बनाया होगा वो जेईई एग्जाम के अकॉर्डिंगली ही बनाया होगा। मगर जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, उनको एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड करनी है। आप गूगल में एनसीईआरटी बुक्स सर्च कीजिए, आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा। आप उन बुक्स को डाउनलोड कीजिए और पर्टिकुलरली जैसे 9वीं 10वीं क्लास के लिए लिखा रहेगा वहाँ साइंस लिखा रहेगा, विज्ञान लिखा रहेगा या ईवीएस लिखा रहेगा, इस तरह से बुक्स जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th एंड 10th।
आप कह लीजिए कि 90% तक जो क्वेश्चन आएंगे वो 9th और 10th से ही आएंगे। तो बाकी बुक्स की इतनी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार मैं तो मैकेनिकल से हूँ, सिविल से हूँ, इलेक्ट्रिकल से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कैसे कवर करने वाला हूँ। बट बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हम पुरानी चीजें दोबारा पढ़ते हैं ना, जो भूल चुके होते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाती हैं, बहुत जल्दी से कवर अप भी हो जाती है और कई बार इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो देखना डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यही सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप अकेडमीज में कोचिंग नहीं ले रहे तो आप एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कीजिए और उन बुक्स को जो है फॉलो कीजिए। सो अगर फिजिक्स की बात करें तो आप 9th क्लास को जरा कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। वहाँ फिजिक्स का जो पहला चैप्टर आता है वो आता है मोशन। सो डेफिनेटली मैकेनिकल सिविल वाले बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे कि यार मोशन है, फोर्सेस हैं, अब तो हमारा काम इजी हो गया। बट सिर्फ मैकेनिकल वाले नहीं, इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल वालों भी खुश हो जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी खुश हो जाओ, क्योंकि एक्चुअल में ये काफ़ी इजी है। देखो याद कीजिए, वहाँ क्या पढ़ा था मोशन में, वहाँ पढ़ा था आपने स्पीड एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ी थी, है ना, और स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ी थी। स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा है ना, इसका मतलब वेक्टर्स की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आपको सिर्फ ये स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन पढ़ना होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़नी होगी, यानी लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो वो होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x। देखिए मुझे भी याद है अभी तक, है ना। साथ में आप पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं और थोड़ा सा आइडिया जो है वो सर्कुलर मोशन का है कि एंगुलर स्पीड क्या होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो आप जो मोशन चैप्टर है उसमें ये सारे टॉपिक्स आप कवर अप करेंगे। अब देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, डेफिनेटली ये सारी चीजें हमें आती हैं, बट बात क्या है ना कि यार अब पढ़ते हुए हमें टाइम हो गया है, 3-4 साल हो गए हैं इन बुक्स को छोड़े हुए, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया है। तो इन बुक्स को छोड़े हुए आपको 5-6 साल हो गए हैं। हालांकि हमने मोशन बार बार रिपीट किया होगा, मगर फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कई बार क्या होता है, हमें चीज़ें आती तो होती है मगर दिमाग से स्किप हो जाती हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इन चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। जैसे कि ऐसा नहीं है बहुत डीपली पढ़ना है, आराम से, जैसे आप एक सिंगल रीडिंग देते हैं ना सब्जेक्ट्स की, तो एक सिंगल रीडिंग दे दीजिए ताकि कुछ अगर भूल भी गया हो तो वो जो है फटाफट याद आ जाए। और साथ में जो आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो जरूर चेक कर लीजिए। रीजन क्या है, इस एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। मगर अगर आपने सीबीटी 2 का सिलेबस देखा हो तो वहां भी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। इसका मतलब ये चीजें आपसे दोबारा भी पूछी जाएंगी। तो अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको सीबीटी 1 में नहीं, सीबीटी 2 में भी फायदा होगा, ठीक है। तो चैप्टर को एक बार रीड जरूर कर लीजिए, ये सॉल्व एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिए। इसमें लगभग 2 घंटे लगेंगे एट मैक्स। मोशन वाले चैप्टर में तो 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और फिर हर चैप्टर के बाद ना एक समरी है जिसको उन्होंने टाइटल दिया व्हाट वी हैव लर्नड। ये टाइटल है एनसीईआरटी बुक में, व्हाट वी हैव लर्नड। तो एक समरी रहेगी। अब मोशन की बुक में, मोशन चैप्टर में तो समरी कुछ खास नहीं मिलेगी आपको, मगर जब आप साउंड पढ़ेंगे, जब आप लाइट पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे और उनके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी दिखाई दे सकते हैं। वही मतलब वैसे क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सकते हैं। तो आपको करना क्या है, एक तो हर चैप्टर को रीड करना है जरूर, ठीक है। इस चैप्टर में तो आपको 1.5 घंटा ही लगेगा लगभग, ठीक है। फिर उसके बाद साथ साथ सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लेने हैं, नजर मार लेनी है। उसके बाद आपको ये व्हाट वी हैव लर्नड यानी कि वो समरी पढ़नी है, और एक्सरसाइज में, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जरूर देखने हैं, ठीक है। आपको ये काम जरूर करना है। अब जब मोशन करेंगे तो मोशन के बाद जो सेकंड पार्ट आता है डेफिनेटली वो फोर्सेस का आता है। तो 9वीं कक्षा में हमने फोर्सेस में क्या पढ़ा था, एक तो फोर्सेस यानी बल होता है, पुश पुल होता है, और उसके अलावा हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने तीन लॉ दिए थे, और किताब में यानी कि एनसीईआरटी में इन तीनों लॉज के इक्का दुक्का एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे रिकॉइल ऑफ गन है, कोलिजन है, एक बच्चा जो है वो स्केटबोर्ड पे खड़ा हुआ है, बच्चा आगे जंप मारता है तो स्केटबोर्ड पीछे जाता है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं इन पे ध्यान दे दीजिएगा। मोमेंटम है, ठीक है। तो बेसिक सा चैप्टर है।
तो आपको वही एक्टिविटी रिपीट करनी है, 1.5 घंटा लगाना है रीड करने में, सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखने हैं, समरी पढ़नी है, या हमें हर चैप्टर के लिए करना है, ठीक है। अब फोर्सेस के बाद जो थर्ड चैप्टर आता है वो ग्रेविटेशन आता है। सो ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो वो ग्रेविटेशन का सुंदर सा लॉ दिया हुआ है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज Gm1 m2 by r²। ये वही लॉ है जिसके कारण अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, या मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, या फिर हमें हमारा भार फील होता है, ठीक है, हम जब उछलते हैं तो वापस आते हैं, तो ये वही वाला लॉ है, ठीक है। इसी में इन्होंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफाइन करेंगे, वेट भी डिफाइन करेंगे, यानी आपको पता लगेगा कि हमारे मास और हमारे वेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि अगर मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चों ने ध्यान दिया हो तो प्रेशर जो होता है वो P0 प्लस ρgh होता है। जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि प्रेशर में ग्रेविटेशन का भी रोल है। तो सेम चैप्टर में उन्होंने एक आध टॉपिक जो है, छोटे छोटे पैराग्राफ जो है वो प्रेशर को भी दिए हुए हैं, और वहीं ब्यूएंसी भी डिस्कस किया हुआ है, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे एक आध क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, पता लग जाएगा। क्वेश्चन कैसा, जैसे मान लो जी एक बॉडी है वो फ्लोट कर रही है, उसका कितना फ्रैक्शन जो है पानी के अंदर है या कितना फ्रैक्शन पानी के बाहर है, इस तरह की कुछ बेसिक चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर ग्रेविटेशन के बाद जो अगला चैप्टर है वो है वर्क एंड एनर्जी का। अब सबको पता है वर्क क्या होता है ना, वर्क इज F.R, यानी कि अब जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, बॉडी मूव करती है, तो हम उसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसको वर्क कहते हैं। एनर्जी डिस्कस किया गया है, एक बेसिक सा डेफिनेशन है, और एनर्जी की फॉर्म्स बताई गई हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ mv², ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh, फिर स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx², और कंजर्वेशन लॉ डिस्कस किया गया है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ डिस्कस किया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। फिर अगला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा, वो है साउंड का। साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है कि साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब क्योंकि वेव की बात आई तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। और ये भी बताया गया है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मैं किताब की बात कर रहा हूँ, आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। साउंड के लिए एक मीडियम भी चाहिए होता है। साउंड जब हवा से चलती है तो हवा से मूव करती है हवा में, तो प्रेशर फ्लक्चुएशन भी होता है। फिर उसके अलावा साउंड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, पिच है, एम्पलीट्यूड है, इको है, रेवर्बरेशन है, ठीक है, ये वाली कुछ टर्म्स डिस्कस की गई हैं। तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 से 4 घंटे लग सकता है, मगर पढ़िएगा जरूर, क्योंकि इससे भी एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो ये जो पहले 5 चैप्टर्स हैं ये तो 9th क्लास की किताब में मिलेंगे आपको, मगर बाकी जो चैप्टर्स हैं वो 10th क्लास में मिलेंगे। तो 10th क्लास में कौन सा चैप्टर आता है, तो 10th क्लास में चैप्टर है लाइट का। तो मेरे ख्याल से अब तक जो हमने चैप्टर्स देखे हैं, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इनमें तो किसी को खास दिक्कत नहीं आने वाली, मगर लाइट को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया होगा, ठीक है। तो लाइट में क्या पढ़ेंगे, लाइट एक वेव होती है, मगर इसकी वेव नेचर के बारे में ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं किया गया। स्टार्टिंग ही जो है वो रिफ्लेक्शन से है कि लाइट जब इंसिडेंट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद मिरर्स डिस्कस किए गए हैं, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, और आपको याद होगा हम क्या करते थे, कुछ इस तरीके से फिगर बनाते थे कि एक मिरर है, यहाँ पे आपकी एक बॉडी पड़ी है, उस बॉडी की इमेज कहाँ बनेगी, है ना, इस तरह से एक फिगर बनाया करते थे। तो वहां पे भी आपको यही फिगर्स पढ़ने हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कौन से मिरर का क्या फायदा है, कहाँ यूज होता है। जैसे आपकी गाड़ी के जो मिरर होते हैं, साइड मिरर, उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली क्लोजर देन दे अपीयर, इस तरीके से लिखा रहता है, तो जरूर देखिएगा ये कौन सा मिरर है, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, इन पे ध्यान देना जरूरी है। उसके अलावा सेम चैप्टर में रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। और जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन आई का, ठीक है, ये भी फिजिक्स में ही आएगा। तो यहाँ पे ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन देखी गई है कि ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और क्योंकि ह्यूमन आई का जो आउटर सरफेस है वो भी तो एक तरह से एक मिरर का ही काम कर रहा है ना, तो वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। फिर हम ये भी देखते हैं कि ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, अगर आपको याद हो, और हम इन डिफेक्ट्स को कवर अप करने के लिए क्या करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कस किया है कि ये जो लेंसेज हैं, ये लेंसेज के थ्रू हम किस तरीके से इन डिफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं और इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। तो इन चैप्टर्स में आपको कुछ टर्म्स देखनी होंगी, जैसे कि फोकल लेंथ, ओके, कर्वेचर, मैग्निफिकेशन फैक्टर, मिरर फार्मूला, इस तरह से कुछ टर्म्स देखनी होंगी, तो इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा।
और इन्हीं चैप्टर्स में 2-3 पॉइंट्स हैं जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, टिंडल इफेक्ट, व्हाई द स्काई इज ब्लू, इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर्स में थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैं कहता हूँ, पर फिर भी अच्छे मतलब हताश नहीं होइएगा। अगर 2 डेढ़ की बजाय 4-5 घंटे 4 घंटे लग भी जाए, मगर ऐसा भी हो सकता है ना आप उसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा। तो ध्यान जरूर दीजिएगा। अब इलेक्ट्रिकल वालों के लिए खुशी का मौका, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज नथिंग, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। मगर मैकेनिकल वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ओम्स लॉ, दैट इज V इज इक्वल टू IR, ठीक है। फिर सीरीज पैरेलल कनेक्शन, और घर में जब किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट कितनी पैदा होती है। तो ये बेसिक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, वैसे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें है क्या, जब एक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, अगर वो वायर लूप की फॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मोटर कैसे काम करती है, जनरेटर कैसे काम करता है, और घरों का इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं लास्ट के, मोटर, जनरेटर और सर्किट्स इन होम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो लास्ट चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। सो ऑब्वियसली जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात की गई है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, देन सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। और ये बताया गया है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो हमारे डिप्लीट करने वाले हैं, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे स्विच करना पड़ेगा। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे कैसे स्विच किया जाए, और स्विच करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फिर जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज यूज कर रहे हैं जैसे कि कोल वगैरह, तो इनके कारण हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो 10 चैप्टर हैं वो आपके फिजिक्स पोर्शन में आते हैं, जनरल साइंस के। और अगर इसमें उन टॉपिक्स की बात की जाए जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ह्यूमन आई, लाइट सेविंग, साउंड और ग्रेविटेशन। इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनमें आपको थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है पढ़ने में, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डेफिनेटली केमिस्ट्री को पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है, मगर अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते बार बार बोलेंगे ना, बार बार रिवाइज करेंगे और साथ साथ लिख के देखेंगे, तो चीजें जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार केमिस्ट्री का भी जो सिलेबस है उसको भी एक बार नजर मार लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस पे। तो केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो टोटल 8 चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें पहले 4 चैप्टर्स जो हैं वो 9th क्लास की बुक में, और बाकी 4 चैप्टर्स जो हैं वो 10th क्लास की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर केमिस्ट्री की बात करें, डेफिनेटली हम लोग इंजीनियर्स हैं और फिजिक्स पढ़ना तो हमारे लिए आसान है। वो तो अगर आप टोटल टाइम डेडिकेट करते हैं तो 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगी, इनफैक्ट उससे भी कम टाइम में हो जाएगी। मगर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो पढ़े हुए टाइम हो गया, केमिकल रिएक्शंस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, एंड मॉलिक्यूल्स एंड पता नहीं क्या क्या, है ना। तो काफी टाइम हो गया है, मगर चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है कि ना, आपको केमिस्ट्री में क्या करना है, एक तो ना जैसे ही आप पढ़ रहे हैं ना, साथ साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। और रिवाइज करना है का एक तरीका अपनाना है। करना क्या है, जैसे ही आप एक चीज थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ना, उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आप 5 घंटे का प्रेपरेशन कर रहे हैं आज, तो क्या कीजिए, पहले 2.5 घंटा पढ़िए, दोबारा से रिवाइज कीजिए, फिर 2.5 घंटा पढ़िए, दोबारा से रिवाइज कीजिए। अब एक बार रात को सोने से पहले, जैसे जब हम लेटते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, वो जो शॉर्ट नोट्स है ना अपने हाथ में पकड़ लीजिए, तो लेटे लेटे एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, और फिर अगले दिन सुबह दोबारा उठ के रिवाइज कीजिए। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करेंगे ना, देखना आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, आप इस तरह की टेक्निक किसी भी एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो बहुत सारे सर्किट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और दरअसल सर्किट का मतलब क्या है कि जब भी आप एक एक्टिविटी पहली बार परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ एक कैपेसिटेंस जुड़ जाती है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, चार्ज स्टोर करना। अब आप जितनी बार उस एक्टिविटी को बार बार रिवाइज करते हैं,
तो उस कैपेसिटेंस में चार्ज बढ़ता जाता है, यानी कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है और फिर वो चीज जो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाती है, आपको याद रहती है, जैसे ही क्वेश्चन पूछा आपने झट से आंसर दे दिया, ठीक है। मगर अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो जो कैपेसिटेंस है उसका चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, डिस्चार्ज होता रहेगा वो बैटरी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो मेमोरी वीक हो जाएगी। तो आपको रिवाइज बहुत करना है, और अगर आप इस तरह से रिवाइज कर लेंगे ना, देखना आपको कोई नहीं रोकने वाला है। क्या करना है, 2.5 घंटे पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है, फिर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा आज का काम, रिवाइज करना है, रात को सोने से पहले कोशिश करनी है, और एक बार सुबह उठने के बाद। अब जब पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर देना, और देखना 2.5 घंटे की चीज को रिवाइज करने के लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। अगर आपने 2.5 घंटे अच्छे से पढ़ा है ना, तो 10-15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है वो। और जब आप पहली बार रिवीजन करेंगे आपको 15-20 मिनट लगेंगे, दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो 15-20 मिनट में 5 घंटे का काम रिवाइज हो जाएगा। इस तरीके से स्पीड भी बढ़ती जाती है, ठीक है। सो रिवाइज अगेन एंड अगेन, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाने और रिवाइज करना है। अब देखिए 8 चैप्टर्स हैं। So first chapter belongs to matter in our surroundings. तो basically they introduce you the concept of matter. And actually वो ये बताना चाहते हैं कि मैटर जो है, हमें तो दिखाई देता है कि यार ये पूरा मैटर ही मैटर है, मगर वो ये बताना चाहते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना होता है। तो वो पार्टिकल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कहते हैं एक पार्टिकल होता है, फिर वॉइड होता है, फिर एक पार्टिकल होता है, फिर वो वॉइड होता है, जिसको हम एटम्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो एटम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते, वो मैटर की बात करते हैं। तो वो बताते हैं कि मैटर के अलग अलग फेसेस होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर वो ये बताते हैं कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे हम मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे आप बॉइलिंग कहते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि मेल्टिंग या बॉइलिंग जो है वो टेम्परेचर चेंज से भी हो सकती है, प्रेशर चेंज से भी हो सकती है। तो इस तरह की बेसिक बेसिक बातें की गई हैं। तो पहले जो 2 चैप्टर्स हैं वो मैटर से ही डील करते हैं, ठीक है। फिर एक बार हमें मैटर का आइडिया हो जाता है तो वो उन पार्टिकल्स को एटम्स कहना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि एटम्स होते हैं, ठीक है, और एटम्स जो हैं कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, इस तरीके से कुछ बात की जाती है, ठीक है। जो चौथा चैप्टर है वहाँ पे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया गया है, जिससे पता लगा था कि एटम नाम की चीज होती है। फिर एटम का बोर्स मॉडल डिस्कस किया गया है कि एटम के अंदर होता क्या है, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड घूमते रहते हैं ऑर्बिटल्स में। तो प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, मोल कंसेप्ट क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, ये सारी चीजें जो है ना इन 2 चैप्टर्स में डिस्कस की गई हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, ये तो काफी आसान चीजें, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली दोबारा रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉब्लम जो आएगी वो इधर आएगी, इस फील्ड में आएगी, यानी कि केमिकल रिएक्शंस में, और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको वो क्वेश्चन पूछे देंगे ये कौन सी रिएक्शन है, तो आंसर होगा एल्यूमिनो-थर्माइट रिएक्शन। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको थोड़ा सा तंग करेंगी। तो आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन लिख लिख के देखनी है, तभी आपको याद होगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया की सारी रिएक्शन लिखनी है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिखाई दे रही है, जैसे मान लीजिए कोरोजन की रिएक्शन दी गई है, या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन दी गई है, या फिर एल्यूमिनो-थर्माइट रिएक्शन दी गई है, या कॉपर की ऑक्सीडेशन है, जो कि हमारे डेली लाइफ में ऑब्जर्व होती हैं, वो वाली रिएक्शंस जो है ना एक बार लिख के जरूर देख लीजिए, देखना इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। तो केमिकल रिएक्शंस की बात की गई है कि कौन कौन से रिएक्शंस होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कब रिएक्शन को एंडोथर्मिक कहते हैं, कब इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो रिएक्शंस की बातें की गई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बताता है एसिड्स का, बेसिस का बारे में, पीएच लेवल के बारे में, और उनकी रिएक्शन से जो सॉल्ट्स बनते हैं उनके बारे में। अब ये जो 2 चैप्टर्स हैं इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको एक काम करना है कि छठे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप काफी सारे कॉमन कंपाउंड्स देखेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कास्टिक सोडा है, बेकिंग सोडा है, और लाफिंग गैस है, ठीक है। इस तरह के कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो कि हम घरों में यूज करते हैं। तो आपको उन कंपाउंड्स के फॉर्मूले जरूर याद करने हैं, और ये आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, कॉमन कंपाउंड्स यूज इन होम्स, इस तरह से आपको फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, तो वो आपको फॉर्मूले जरूर याद करने हैं। अब जो 7वां चैप्टर है, क्योंकि हम कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब अर्थ पे तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन बेस्ड ही होते हैं, किसी और प्लैनेट पे पता नहीं किस एलिमेंट पे बेस्ड होंगे। तो इस चैप्टर में क्योंकि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कार्बन के बारे में बात की गई है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कार्बन बेस्ड हैं, जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो भी कार्बन बेस्ड हैं, ओके, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। इनफैक्ट हमारे फ्यूल्स भी हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और बाकी एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के कंपाउंड्स, है ना, जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट होता है। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस,
उनका नॉमेनक्लेचर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की गई हैं। इसमें भी आपको याद रखना है नेचुरल गैस क्या है और क्या कहते हैं नेचुरल गैस क्या है, उसके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, सीएनजी है, एलपीजी है, उसके कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मेरे ख्याल से आपको पता ही है कि मेंडलेव ने एक पीरियोडिक एलिमेंट दिया था जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स के जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज किया था और बोला था ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। इस तरह से उन्होंने कुछ आइडिया दिया था। तो आप क्या करिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, इनके ये जो 5-6 एलिमेंट्स के जो है ना एटॉमिक नंबर वगैरह याद कर लीजिए। कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है और मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड इन फैक्ट ये जो है कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लास्ट टॉपिक क्या बचा है, बायोलॉजी का। एक्चुअली मुझे इसको बायोलॉजी नहीं कहना चाहिए था, मुझे उसको लाइफ साइंसेस कहना चाहिए था, क्योंकि लाइफ साइंसेस सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो दरअसल लाइफ साइंसेस का मतलब क्या है कि बायोलॉजी, जूलॉजी, मतलब चाहे वो सारी चीज़ों से रिलेटेड है, आप समझ रहे हैं। जूलॉजी है मतलब सिर्फ लिविंग बींग्स जैसे दो तरह के होते हैं, तो उसमें क्या आता है, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, तो ये तो बायोलॉजी, जूलॉजी वगैरह हो गया है ना। मगर इसके अलावा लाइफ साइंसेस में एनवायरनमेंट भी है और कुछ एक आध टॉपिक्स और भी हैं। तो हम पहले दूसरा पार्ट देख लेते हैं जिसमें बायोलॉजी, जूलॉजी वगैरह आता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। तो पर्टिकुलरली अगर लाइफ साइंसेस की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, जिनमें पहले 4 टॉपिक्स तो आप 9th क्लास में पढ़ते थे और बाकी 3 टॉपिक्स जो हैं वो आपने 10th क्लास में पढ़े थे। सो इन द फर्स्ट टॉपिक दे इंट्रोड्यूस यू द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो आपको याद होगा कि हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्चुअल में बहुत छोटी छोटी सेल्स से बने होते हैं। तो वो सेल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और वो बेसिक एक्सपेरिमेंट होता है स्कूलों में, जहाँ पे हम लोग अनियन का जो छिलका होता है, अनियन पील, प्याज का छिलका होता है, दैट वी स्टडी अंडर अ माइक्रोस्कोप, जहाँ हम सेल देखते होते थे, ठीक है। सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड दे आल्सो टेल यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है जिससे हम लोग बने हुए हैं, आई शुड नॉट कॉल इट एज एन एलिमेंट, तो जो सेल है जिससे हम बने हुए हैं, सेल में होता क्या क्या है। तो वो कहेंगे आपको कि इसमें साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है ना। इस तरह से उन्होंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया हुआ है और ये भी बताया हुआ है कि सिंगल सेल्ड सेल्स कौन से होती हैं, जैसे अमीबा वगैरह है ना, प्रोटोजोआ वगैरह। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ वो सेल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें पता है कि जो बहुत सारे करोड़ों 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 सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब जैसे कि एवोगैड्रो नंबर जितने सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है, ओके। तो प्लांट टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी टिश्यूज हैं, है ना। तो टिश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इन चैप्टर्स में ना दरअसल नाम बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे। तो जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया कि नोट्स बनाना और रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी आपको याद करने में, ठीक है। काफ़ी टाइम हो गया है और हम इन चीज़ों से टच में भी नहीं रहते। तो फिजिक्स में कम एफर्ट चाहिए, ठीक है। हालांकि वेटेज बहुत अच्छा रहेगा, मे बी ज़्यादा भी हो सकता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, मगर केमिस्ट्री बायोलॉजी में एफर्ट बहुत चाहिए। आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, रिवाइज ज़रूर करना है। इतनी लीनियंसी मैं आपको फिजिक्स की प्रिपरेशन में दे सकता हूँ, ठीक है। फिर हम आते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की गई है कि प्लांट्स कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ठीक है। और फिर डिस्कशन यहीं पे जो है डिस्कशन किया गया है एनिमल क्लासिफिकेशन का। अगर आपको याद हो तो दुनिया में जो ऑर्गेनिजम्स है वो 5 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, जिनमें एक आते हैं मोनेरा आता है, फंगाई आता है, प्लांटे आता है, एनिमिली आता है और हम लोग एनिमल में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, है ना। तो एनिमल्स में हमारा नाम है होमो सेपियंस। तो वो जो आप नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं वो इसी सब्जेक्ट में आता है। तो भैया आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो जरूर नोट करके रखने और याद करना है, ठीक है। फिर आप आएंगे लाइफ प्रोसेसेस में। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन इज देयर, है ना, खाना खाना और उसको पचाना, नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी मूव करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स को अपना
एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी ही नहीं मिलेगा अगर आप जो है खाना नहीं खा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं प्रॉपर। फिर उसके अलावा रेस्पिरेशन भी है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए। फूड की जो डाइजेशन होती है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो रेस्पिरेशन भी होना चाहिए और एक्सक्रीशन भी ज़रूरी है, वेस्ट को एक्सक्रीट करना भी ज़रूरी है। तो ये जो फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, वो प्रोसेसेस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी में जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम के पास है, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वगैरह के पास है। तो इन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग टिश्यूज को सिग्नल्स भेजते हैं और उन्हीं उन्हीं सिग्नल्स की मदद से वो जो टिश्यूज हैं अपनी टास्क परफॉर्म करते हैं। तो मेरा ब्रेन कोई सिग्नल दे रहा है तभी जो है मैं आपके लिए लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। सो ब्रेन के बारे में कुछ बातें की गई हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें की गई हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का लिंक बताया गया है, नर्व्स के बारे में बताया गया है। ओके, तो इस तरह से कुछ डिस्कशन किया है रिगार्डिंग टू नर्वस सिस्टम। Then comes the reproduction system, mitosis, meiosis, reproductive organs of plants, reproductive organs of humans, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। और लास्ट है एवोल्यूशन, कैसे हम अपने पेरेंट्स से जीन्स लेते हैं और किस तरह से ये जो हम लोग जो हैं क्या कहते हैं प्राइमेट से होमो सेपियंस में इवॉल्व हो गए हैं। तो वो सारी स्टडी जो है बिल्कुल लास्ट चैप्टर में। अब अगर वेटेज की बात की जाए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, और फिर है डिसीजेस से। इन्हीं टॉपिक्स में आप डिसीजेस भी पढ़ेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हाउ डू वी फॉल इल, हमारी डिसीजेस कौन कौन सी, हमें बुखार कैसे होता है, हमें जुकाम कैसे होता है, ये वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर्स हैं, ऑलरेडी आपका हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फटाफट पढ़िए। मगर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कहने का मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो टाइम भी कम लगेगा। तो करना क्या है, टेबल जो है ना दीवार के साथ लगा लीजिए और टेबल की तरफ फेस कीजिए, और आपके टेबल पे मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते पढ़ते साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर 2.5 घंटे में रिवीजन मारिए, ठीक है। और जैसे ही आज की पढ़ाई खत्म होती है फिर से रिवाइज कीजिए, अगले दिन रिवाइज कीजिए पढ़ाई स्टार्ट करने से, और जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता है फिर से एक बार रिवीजन कर डालिए। इस तरह से 4 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में कुछ भी नहीं भूलेगा, और प्रिपरेशन भी जल्दी हो जाती है रिवीजन करने से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे जनरल साइंस में पूछे जाएंगे, और इनके अलावा 2-3 चैप्टर्स और हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ टू सस्टेन दोज रिसोर्सेज। तो दैट्स ऑल फॉर जनरल साइंस, और थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो CBT 2 में भी पूछा जाएगा। तो अगर आपने ये नोट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं ना तो CBT 2 में फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ ध्यान से पढ़िए, एक्साइटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत छोड़िए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जॉब भी कर रहे होंगे, तो घर आके रोज 3 घंटे पढ़ना जरूर है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे ना, यानी रोज का रोज पढ़ेंगे, आज भूल जाओ कौन सी मूवी आई है, गली बॉय आई है, कौन सी मूवी आई है, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बट अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जब आप एग्जाम से बाहर आएंगे तो आप लोगों के चेहरे पे खुशी होगी। यू विल ऑल बी आउट विद फ्लाइंग स्टार्स, फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।